डे कौन सा है डे? सर चेक कर रही हूँ। थर्सडे है थर्सडे। सर। थर्सडे से आपका पहला एग्जाम है। ओके। तो पहला एग्जाम आपका कंपनी लॉ का आने वाला है। जैसे बहुत सारे बच्चे ना लगातार पूछ रहे हैं कि सर डेट शीट में तो दे रखा है कंपनी लॉ और एडमिट कार्ड में दे रखा है फर्स्ट पेपर लेबर लॉ, तो होगा कौन सा पेपर? तो ये डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डेट शीट है ना उसके अकॉर्डिंग पेपर होते हैं, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होते। एडमिट कार्ड केवल इस वैलिडिटी को शो करता है कि आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। डेट शीट डिसाइड करती है कि कौन सा आपका पेपर होगा। तो लास्ट ईयर से इन्होंने ये चीज़ें चेंज की हैं। पहले लेबर लॉ का ही फर्स्ट पेपर होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर कर पहला पेपर जो है कंपनी लॉ का कर दिया है। तो इस बार भी आपका कंपनी लॉ का ही पहला पेपर होगा। तो आप उसी तरह से तैयारी करो, कंपनी लॉ का ही आपका पहला पेपर है 2 जनवरी को, लेबर लॉ का नहीं है। तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन में ना रहे कि पेपर कौन सा होगा। एक और इसके अंदर बात है कि हमारा कंपनी लॉ से ज़्यादा लेंथी सिलेबस लेबर लॉ का है। कंपनी लॉ का उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन लेबर लॉ का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसमें कम से कम 6 या 7 एक्ट हैं जो लेबर लॉ के नाम से कवर्ड हो जाते हैं। तो 6 7 एक्ट में आपको सब एक्ट करने हैं, क्योंकि ये कुछ आप कह नहीं सकते किस एक्ट में से क्वेश्चन पूछेगा या किस एक्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे किसी भी एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और कुछ जो आपके कोई डाउट हो तो पहले आप क्लास शुरू होने से पहले पूछ सकते हैं अपने कोई भी डाउट। कोई भी डाउट जो आपके मन में है वो पूछ लो एक बार, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हो। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि कोई डाउट आपके है नहीं। तो जो छोटा मोटा जो मुझे बार बार बच्चे पूछ रहे थे ना मैसेज के थ्रू, वो तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पेपर आपका कंपनी लॉ का होगा 2 जनवरी को, जो डेट शीट है उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। अच्छा, आपका पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में है? सर सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में। चलो ठीक है, सेकंड शिफ्ट में है तो, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जब पेपर होता है तो सुबह थोड़ा सा ठंडों में जल्दी जाना मुश्किल हो जाता है। तो ठंड के टाइम पे अच्छा है, अगर सेकंड शिफ्ट है तो आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि शाम को जो ठंड होती है उसमें तो घर आना है, फिर अपने घर में बैठना है। लेकिन सुबह सुबह प्रॉब्लम ये होती है, जब आपका 9 बजे का पेपर होता है ना, तो वहाँ पहुँच के और पेपर लिखना ये सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि ठंड में हाथ चलते नहीं हैं जल्दी से। और फिर हम जैसे लोग जितने भी CCS के स्टूडेंट हैं उनको लॉन्ग ट्रैवल करके जाना होता है, क्योंकि अधिकतर सारे लोग जो है CCS यूनिवर्सिटी के अधिकतर वो नॉन अटेंडिंग होते हैं, वो घर बैठ के ही तैयारी करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पे स्टे तो करते ही नहीं एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास। अधिकतर बच्चे दिल्ली NCR से जाते हैं, तो दिल्ली NCR वालों के लिए काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, 2 2 घंटे का ट्रैवल हो जाता है। तो उतनी सुबह जाना और फिर पेपर लिखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और जो पब्लिक कन्वेंस जाते हैं उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। तो ये अच्छा है कि आपका सेकंड शिफ्ट में है। वैसे फर्स्ट शिफ्ट में होता तो अभी पेपर तो देना ही था, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है कि आपका सेकंड शिफ्ट में है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेबर लॉ के अंदर हमारे कौन कौन से लॉ जो है वो इंक्लूडेड है। अगर किसी को पता है तो एक बार बताइए जल्दी से कौन कौन से लॉ हैं इसके अंदर। बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, और कौन सा है? ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड ट्रेड यूनियन यूनियन एक्ट। एक्ट है, बिल्कुल। और मैटरनिटी एक्ट। हाँ, मैटरनिटी एक्ट, 3 हो गए। और वर्कमैनशिप। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, 4 हो गए। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हाँ, वो 1947। वो हमने शुरू में बता दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। 5 हो गए। और कौन से हैं? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, और एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये सारे एक्ट इसी के अंदर इंक्लूड है। तो बहुत सारे एक्ट होने की वजह से सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा आता है, तो ओवरऑल पेपर अच्छा आता है आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस पेपर का। इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल सो सो मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। टफ नहीं, टफ नहीं कह सकते आप इसको, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट है, और आपको डेफिनेटली अच्छा ही पेपर आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जो एक्ट शुरू करेंगे ना रिवीजन में, उससे शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक्ट बनाया गया था। और कौन सा डिस्प्यूट? जो इंडस्ट्री में होता है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। सर अब आप, हाँ जी,
प्लीज आप ये वाली क्लास रिकॉर्ड भी कर लेंगे? ये रिकॉर्ड है ऑलरेडी। ओके सर। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ना हमारा, उसके अंदर हमें दो चीज़ें इसके नाम से ही पता लग रही हैं। ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करता है। तो इंडस्ट्री में होने वाले जितने भी डिस्प्यूट हैं उनके रेजोल्यूशंस के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया गया था। अब इंडस्ट्री में कौन कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं? पहली बात तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट काम आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन, इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के अंदर क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए, और इंडस्ट्री और फर्म में क्या फ़र्क है। एक यूनिट को कब हम इंडस्ट्रियल यूनिट का नाम दे सकते हैं? देखो छोटे मोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, जैसे स्मॉल सेक्टर के जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो इंडस्ट्री नहीं होती हैं, क्योंकि वो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं जिसमें 8-10 लोगों को रोजगार मिलता है, 30-40 लोगों को रोजगार मिलता है। वो इंडस्ट्री नहीं होती। इंडस्ट्री का मतलब है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना, लार्ज स्केल पर वर्कर होना, जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है। अब इतने सारे अगर वर्कर कहीं पे काम करेंगे तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा ही होगा। तो डिस्प्यूट के अंदर कौन कौन सी पार्टी होंगे? या तो मालिक का मालिकों से हो जाएगा झगड़ा, मतलब मालिक का आपस में मालिक होगा, या फिर मालिक का नौकर से झगड़ा हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से झगड़ा हो जाएगा, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्कर का वर्कर से झगड़ा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक यूनिट ऑफ वर्कर का दूसरे यूनिट ऑफ वर्कर से झगड़ा हो जाए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का झगड़ा हो जाए सेल्स यूनिट से, उस तरह से भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब इन डिस्प्यूट के रीजन क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो डिस्प्यूट का मीनिंग हमने समझ लिया। डिस्प्यूट सिंगल पर्सन का एक दूसरे सिंगल पर्सन से हो सकता है डिस्प्यूट, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्री के पार्ट होने चाहिए, यूनिट ऑफ इंडस्ट्री होने चाहिए। जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, या ट्रेड यूनियंस है, वर्कर्स है, ये सब लोग इसके अंदर कवर्ड है। अब हम कहेंगे डिस्प्यूट होता क्यों है, क्या रीज़न है? तो डिस्प्यूट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वर्कर कुछ मांग कर रहे हैं और उनको वो मांगे पूरी नहीं हो रही, तो वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। या किसी वर्कर का वर्कर को लेकर फैसिलिटीज़ को, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट के वर्कर को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो इससे डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। या एक डिपार्टमेंट के वर्कर को सेम काम के लिए अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन दूसरे वर्कर भी उसी तरह का काम कर रहा है लेकिन उसको सैलरी कम मिल रही है, तो सैलरी भी एक डिस्प्यूट का फैक्टर हो सकता है। तो डिस्प्यूट के फैक्टर कितने हो गए? या तो क्लैशेस हो रहे हैं, क्लैशेस मतलब वही डिस्प्यूट हो रहे हैं आपस में, उस डिस्प्यूट का रीज़न या तो सैलरी हो सकती है, फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, या किसी तरह की कुछ एडवांटेजेस हो सकती है, जैसे प्रमोशन हो गया आपका, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, अलाउंसेस हो गए, इस तरह की चीज़ों को लेके। या राइट्स भी हो सकते हैं, कई बार हक की बात होती है, उस पर भी डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं। अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन आगे आएगा? जब भी घर में जैसे दो भाई लड़ते हैं तो दोनों भाई की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कौन आता है? फैमिली के अंदर कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है? बड़े बुजुर्ग। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप सबसे पहले वही लड़ाई को झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर माँ बाप सॉल्व नहीं कर पाते तो घर के और जो बड़े बुजुर्ग पंचायत जोड़ के उस चीज़ का फैसला करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से इंडस्ट्री में सबसे पहला काम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का अपने मालिकों का होता है, या ट्रस्टीज़ का होता है, जो कंपनी के रियल ऑनर है उनका। या फिर जो ट्रेड यूनियन होती है, जो वर्कर की तरफ से वर्कर को रिप्रेजेंट करने वाली ट्रेड यूनियन होती है, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बंदा अपॉइंटेड होता है, जो आगे जाके मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, उसकी भी ड्यूटी होती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। लेकिन फिर भी अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो पाए तो ये डिस्प्यूट इंडस्ट्री से बाहर निकलकर ट्रिब्यूनल तक चला जाता है, जिसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कहते हैं। मतलब कोर्ट होती है जो लेबर लॉज के अंदर बनाई जाती है, जिसमें केवल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ही सुना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन करने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर अप्रोच की जाती है, वर्कर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्कर सेटिस्फाइड हो जाता है डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वर्कर दी गई रेमेडी से संतुष्ट नहीं होता तो वो अपनी अपील लेके इंडस्ट्री में चला जाता है। तो इंडस्ट्रियल के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर वो अपनी अपील के ऊपर जो है वो सुनवाई करवाता है और फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उसका फैसला देता है। तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन कर लेना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट में क्या डिफरेंशिएशन है? ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो फैक्टर्स जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के वो भी पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट में क्या फ़र्क है ये भी आपसे पूछ सकता है। इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक व्यक्ति का पर्सनल झगड़ा हो सकता है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि इंडस्ट्री से कोई लेना देना है उसका है नहीं।
लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है वो इंडस्ट्रीज या वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसका कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपके स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन इंडिविजुअल डिस्प्यूट में यहाँ पे वर्कर का टर्मिनेशन हो सकता है, वेजेस हो सकते हैं, वर्कर की प्रमोशन हो सकती है, किसी इंडिविजुअल वर्कर की प्रमोशन, उसको लेके ये इश्यूज हो सकते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री है क्या और कब एक फैक्ट्री को इंडस्ट्री कह सकते हैं। जब वो एक लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो उसे इंडस्ट्री कह सकते हैं। जब वो सर्विस इंडस्ट्री हो लेकिन लार्ज स्केल पर काम कर रही हो, जैसे बैंक, बैंक एक इंडस्ट्री होती है जो सर्विस सेक्टर के अंदर सर्विस देने का काम करती है। इसके अलावा जितने हमारे ये मोबाइल कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, ये सारी इंडस्ट्री हैं, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कवर होती हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जो आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं वो। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो लोन देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं क्योंकि वो एक नाम से पूरे कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा एनर्जी इंडस्ट्री होती है जो ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डील करती हैं। उसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री होती है जो रिटेल लेवल पर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे रिलायंस के स्टोर पूरे इंडिया में खुले हुए, वो आउटलेट है रिलायंस के, और वो सारे ग्रोसरीज आइटम को रीसेल करने का काम कर रहे हैं, तो वो रिटेल स्टोर्स है। इसके अलावा हॉस्पिटल भी एक इंडस्ट्री होते हैं क्योंकि वो हेल्थ सर्विसेज देते हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मतलब खेतों में जो भी माल तैयार हुआ उसको ले जाके मार्केट में बेचने तक जो प्रोसेस होता है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कवर करती है। तो आपको एक इंडस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री और फैक्ट्री में क्या फ़र्क है। तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री में मैंने आपको बता दिया, जो लार्ज स्केल पर काम करे वो इंडस्ट्री, जो छोटे स्केल पर काम करे वो फैक्ट्री है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें तो इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है, तो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिजॉल्व को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकें, ताकि वर्कर और ऑनर जो है मिलकर प्रोडक्शन कर सके और देश की बेनिफिट के लिए काम कर सकें। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जितने भी होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्कर के दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर से हो सकते हैं, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर से हो सकते हैं। इसमें कंडीशन ऑफ वर्क या राइट्स या वर्क रिलेटेड इशू से झगड़े जुड़ सकते हैं। इसके अंदर ट्रेड यूनियन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ट्रेड यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर एज ए होल को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्कर की साइड से कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर सकती है। फिर एक कंसिलेशन एजेंसी होती है जो कंसिलेशन का काम करती है। ये गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो मीडिएशन का काम करती है, दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को मीडिएशन के थ्रू, आपसी सेटलमेंट के थ्रू सेटल करने की कोशिश करती है। इसके अलावा अगर ये डिस्प्यूट आगे बढ़ जाता तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट तक पहुंच जाता है। जो स्ट्राइक है वो वर्कर के हाथ में लास्ट हथियार है जिसके थ्रू वो मालिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, मतलब धरना पे बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ये हाफ स्ट्राइक, फुल स्ट्राइक और टाइम डाउन स्ट्राइक, बहुत तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। लॉकआउट, जब मालिक वर्करों से परेशान हो जाता है, उसकी रोज रोज की शिकायतों से, मालिक क्या करता है, फैक्ट्री को लॉकआउट कर देता है और लॉकआउट मालिक के पास हथियार है वर्कर को सीधा करने के लिए। इसके अलावा ले ऑफ रिट्रेचमेंट, मान लो कुछ वर्कर बार बार लीडरशिप दिखा रहे हैं तो मालिक के पास तरीका ये होता है रिट्रेचमेंट कर दे, उनकी छटनी कर दे, उनको बाहर निकाल दे या उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के छुट्टी करते कंपनी से। मतलब एक बार पैसा जरूर खर्च हो रहा है लेकिन वो रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाता है। तो ये सब क्या है, ग्रीवेंस रिडर्सल के फॉर्म है, इसके थ्रू ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जा सकता है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये इंडस्ट्री के अंदर पीस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है ताकि इंडस्ट्री जो है शांति व्यवस्था के साथ काम करती रहे। ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए किया जाता है कि डिस्प्यूट जो है इनिशियल लेवल पर ही शांत हो जाए, ऊपर तक जाए ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ेगा तो फिर स्ट्राइक लॉकआउट तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि ट्रेड यूनियन किसी भी तरह के डिस्प्यूट को ईजिली रिजॉल्व कर सकती है। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कहीं पे हो रही हैं, वर्कर का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो टॉपिक थे, मुझे लगते थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब हम इसी एक्ट के अंदर आता है लॉकआउट। लॉकआउट और स्ट्राइक ये भी हमें पढ़ना चाहिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट एक वेपन है जो एम्प्लॉयर के हाथ में है। ये वेपन इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी वर्करों से परेशान हो जाते हैं मालिक, तो उनके पास लास्ट हथियार होता है कि वो फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट कर दे, क्योंकि वर्कर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, मालिकों की मान नहीं रहे, काम हो नहीं रहा और अननेसेसरी जो है
इंडस्ट्री के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल बर्डन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि स्ट्राइक होगी, काम नहीं होगा, मार्केट में माल नहीं जाएगा, तो एक तो मार्केट के अंदर गुडविल खराब होगी कंपनी की, सेल्स होगी नहीं, और साथ साथ जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, जिसके अलावा अननेसेसरी प्रेशर में मालिक आएगा। उस प्रेशर को रिलीज करने का तरीका है कि जब उसके पास कोई राइट नहीं बचता तो लास्ट में वो कंपनी में लॉकआउट करने के लिए उसका नोटिस लगा देता है। इस नोटिस को देने के पीछे कुछ शर्तें होती हैं जो हमें समझना चाहिए। जैसे अगर हम लॉकआउट की बात करें तो किंगफिशर एयरलाइंस जब बहुत लगातार घाटे में चल रही थी तो उसने 8,000 करोड़ के घाटे को ख़त्म करने के लिए कंपनी में लॉकआउट कर दिया था, ताकि वर्कर को देने वाली सैलरी को वो बचा सके, क्योंकि लॉकआउट के दौरान मालिक के पास ये अधिकार होता है कि वो सैलरी देना बंद कर सकते हैं। अब क्या ऐसे ही लॉकआउट कर देंगे, जब भी मालिक का मन करेगा तब लॉकआउट कर देगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो सेक्शन 22 है, 22 का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है अगर किसी भी मालिक को किसी भी कंपनी के अंदर अगर लॉकआउट करना है तो सबसे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा उस लॉकआउट का, और वो नोटिस कम से कम 6 हफ्ते पहले लगाया जाना चाहिए कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर। एक एक वर्कर को पहुंचना चाहिए वो नोटिस। 6 हफ्ते का मतलब है करीब करीब 1.5 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा मालिक को। इसके अलावा 14 डेज जो ये नोटिस होगा, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अचानक से लॉकआउट करना जरूरी, तो भी 14 दिन का नोटिस कम से कम देना पड़ेगा, और जब तक नोटिस की एक्सपायरी नहीं होगी तब तक लॉकआउट नहीं कर सकते। तो ये लॉकआउट है, और ये नोटिस जो है कंसेलेशन ऑफिसर के पास भी जाएगा। कंसेलेशन ऑफिसर के पास ये नोटिस स्ट्राइक का नोटिस वर्कर को मिलने के 7 दिन के अंदर कंसेलेशन ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। तो कंसेलेशन होता है ऑफिसर वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी देखरेख के लिए, उनके प्रोसीजर को चेक करने के लिए। अब मीटिंग का प्रोसीजर क्या है कि पहले आपने 6 हफ्ते पहले नोटिस दे दिया, उसके बाद 14 दिन जब रह जाएंगे स्ट्राइक लगाने के, तो एक बार फिर से आप एक नोटिस देंगे, उसको फिक्स करेंगे, डेट को, प्रोसीजर को फिक्स करेंगे लॉकआउट का, कि प्रोसीजर क्या रहेगा, कंप्लीटली जो है कंपनी के ऊपर लॉक लग जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, या कंपनी खुलेगी लेकिन वर्कर को जाना अलाउड नहीं है, जो भी आपकी शर्तें होंगी वो आपको लिखना पड़ेगा। साथ साथ उस नोटिस के अंदर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये स्ट्राइक जो आपने की है, वर्करों ने इलीगल स्ट्राइक जो की है, उससे परेशान होकर कंपनी लगातार लॉस में चल रही है, और उस लॉस की वजह से कंपनी के पास अब इतने फंड नहीं बचे कि कंपनी को रन किया जा सके, इसलिए हम कुछ टाइम के लिए कंपनी को लॉकआउट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लॉसेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हम कंपनी को परमानेंट या टेम्पररी लॉकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मान लो नोटिस नहीं दिया और कंपनी को लॉकआउट कर दिया तो आपके खिलाफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कार्रवाई हो सकती है, मतलब इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं वर्कर और आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में हो चुका है जहाँ पे वर्करों ने इलीगल स्ट्राइक की, बदले में मालिक ने लॉकआउट कर दिया, लेकिन लॉकआउट का नोटिस नहीं दिया, और नोटिस नहीं दिया तो वर्करों के पास मौका आ गया, उन्होंने जाके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस लगा दिया। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जब केस लगा तो वो बोला कि भाई नोटिस देना तो कंपलसरी है, बिना नोटिस के लॉकआउट हो नहीं सकता, तो उन्होंने लॉकआउट को इलीगल ठहरा के कंपनसेशन दे दी वर्कर को। तो इसलिए उससे बचना है तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर। क्या कोई वर्कर कभी भी उठ के स्ट्राइक कर सकता है? तो डेफिनेटली ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई वर्कर कभी भी उठ के स्ट्राइक कर दे। जब तक प्रॉपर ग्राउंड ना हो, प्रॉपर बेस ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तब तक कोई भी वर्कर या वर्कर की यूनियन किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं कर सकती। लेकिन अगर ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मालिक जो है रेट नहीं बढ़ा रहे, 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ रही, या मालिक ने जो है किसी ग्रुप ऑफ वर्कर को तो फैसिलिटीज दे रखी, किसी ग्रुप ऑफ वर्कर को कोई अलाउंसेस फैसिलिटी दी नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियन की तरफ से स्ट्राइक लगाना जरूरी है। स्ट्राइक का मतलब है वर्कर धरने पे बैठ रहे हैं, तो धरने पे जब वर्कर बैठा तो ऐसे ना बैठ जाएंगे कभी उठे धरने पे बैठ के, नहीं। जैसा मालिक के लिए बोला है कि 6 हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा और फिर 14 दिन पहले एक और नोटिस चिपकाना पड़ेगा, उसी तरह से वर्कर के लिए भी जरूरी है। अब ये जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक के पीछे हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि स्ट्राइक किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, किसी एक वर्क यूनिट के थ्रू हो रही है, या पूरी कंप्लीट जो होल इंडस्ट्री है वो स्ट्राइक पे जा रही है। उस सब के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस बताए गए। अगर हम बिल्कुल सस्पेंशन ऑफ वर्क कहें, जहाँ पे जानबूझ के जो है एम्प्लॉय जो है काम करने से मना कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्राइक का मतलब ये है कि टेम्पररी रूप से कुछ दिन के लिए वर्कर जो है काम करने से मना कर दिया। तो संसद में आपने देखा, संसद भवन में जितने हमारे एमपी उन सबों ने भी स्ट्राइक कर दी थी, तो स्ट्राइक में उन लोगों ने क्या किया, वो सारे बाहर आके खड़े हो गए कि हम संसद की कार्रवाई में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पर हैं। तो उसी तरह से वर्कर या तो आउटसाइड आके खड़ा हो जाता है या इनसाइड ही रहता है, अपनी चेयर पर बैठता है लेकिन काम कोई नहीं करता,
या कुछ कंडीशन में स्ट्राइक ऐसी भी होती है जहाँ पे वर्कर दिन के कुछ घंटे काम करता है और बाकी घंटे जो है स्ट्राइक पे रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर जो है अपनी हाफ कर देता है प्रोडक्शन को, मतलब जो उसकी पैदावार है, जो एक वर्कर का काम है उसका वो आधा ही करता है, तो ये भी होता है। अब स्ट्राइक के लिए क्या जरूरी है? स्ट्राइक के लिए सबसे पहले कि इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो सकती है, तो इंडस्ट्री होनी चाहिए। फिर वर्क की जो ट्रेड यूनियन है वो एक नोटिस इशू करेगी जिसपे सभी वर्कर की कंसर्न ली जाएगी। अगर सब वर्कर कंसर्न दे देते हैं, मतलब मैक्सिमम वर्कर कंसर्न दे देते हैं उसकी, तो फिर वो स्ट्राइक अनाउंस कर सकती है। और इसके लिए मालिक को पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, किसकी तरफ से? एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इससे स्ट्राइक, जैसे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव नहीं मिल रहे, पॉलिसी कोई कंपनी की ऐसी है जो वर्कर के अगेंस्ट है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, या रिटायर हो गए कुछ वर्कर, उनको प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी नहीं मिली, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब स्ट्राइक के अलग अलग टाइप्स के हैं। इसमें एक इकोनॉमिक स्ट्राइक होती है जहाँ पे वर्कर क्या करते हैं, फास्टिंग करना या भूखा रहना शुरू कर देते हैं कंपनी के काम, ताकि मतलब हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, उसे इकोनॉमिक स्ट्राइक कह सकते हैं। फिर है सिंपैथिक स्ट्राइक, यहाँ पे वर्कर जो होते हैं दूसरे वर्कर के सपोर्ट में स्ट्राइक कर देते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट के वर्कर परेशान थे, बाकी कोई परेशान था, लेकिन फिर भी दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर ने पहले डिपार्टमेंट ऑफ वर्कर के फेवर में जो स्ट्राइक कर दी। ये अलग अलग स्ट्राइक है। जैसे जनरल स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक वो होती है कि काम रोको आंदोलन, काम रोक दो बस। सिट डाउन स्ट्राइक, आप सीट पे तो बैठेंगे लेकिन काम कोई नहीं करेंगे, उसे सिट डाउन स्ट्राइक कहते हैं। स्लो डाउन स्ट्राइक, जहाँ पे आप काम को स्लो कर देते हैं, उसके प्रोसेस को बिल्कुल स्लो करके ले जाते हैं। जैसे 100% काम करते थे तो आपने 20% काम ही परफॉर्म किया है पूरे दिन के अंदर। इसके अलावा ऑल आउट स्ट्राइक, जब सारे वर्कर जो है बाहर जाके बैठ जाते हैं कंपनी के धरने पर, अंदर कोई भी नहीं आता, तो उसे ऑल आउट स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे ग्रीवेंस रिडर्सल मशीनरी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक मशीनरी बनाई गई है जिसे ग्रीवेंस रिडर्सल मशीनरी कहते हैं। मतलब जो हमारे डिस्प्यूट है उनका उपचारण करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, एक मतलब यूनिट बनाई जाती है जिसे ग्रीवेंस रिडर्सल मशीनरी कहते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस पर्पज से की गई है कि इंडस्ट्री में होने वाले डिस्प्यूट इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी लेवल पर रिजॉल्व कर दिए जाए, जाकि वो डिस्प्यूट, वो इश्यूज आगे जाके बड़े ना हो। बड़े ना हो का मतलब ये है कि वो डिस्प्यूट आगे बढ़कर पूरी कंपनी को ना घेरने। मान लो एक वर्कर की एक वर्कर से लड़ाई हुई, वो लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि एक का साथ देने दूसरे आ गए, दूसरे का साथ देने दूसरे आ गए। पहले 2 वर्कर थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, फिर 12 हुए, फिर 16 हुए, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरी इंडस्ट्री में वो फैल गया। अगर उसको 2 के डिस्प्यूट को इनिशियल लेवल पर ही सॉल्व कर दिया जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है इस कमेटी के थ्रू कि इनिशियल लेवल पर ही ग्रीवेंसेस को निपटा दिया जाए। और जो प्रोसेस है इनका, जो ग्रीवेंस रिडर्सल प्रोसेस है, वो काफ़ी बेसिक लेवल से काम करने का रहता है। इसके अलावा ये जो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को, वो टाइमली रिजोल्यूशन में बिलीव करते हैं, मतलब समय के हिसाब से रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व करने का तो बोल तो दिया, वो 6 महीने तक रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है इशू, नहीं। इनकी यूनिट का टाइम होता है कि पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे वो पहले से डिसाइडेड रहता है। इसके अलावा ये जो यूनिट होती है ये कॉन्फिडेंशियल रखती है हर चीज़ को, और इम्पार्शियलिटी के साथ काम करती है, ना तो मालिक का साथ देती है ना किसी स्पेशल वर्कर का। ये बेनिफिट एज अ होल सबके फायदे के लिए काम करती है। इसका कम्युनिकेशन और फीडबैक पूरी कंपनी के साथ और पूरे वर्कर के साथ रहता है। अब ये कंपनी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब होता है छटनी करना। तो कंपनी कब छटनी कर सकती है? क्या आसानी से ऐसा करने का अधिकार है कंपनी के पास? तो डेफिनेटली कंपनी में जब एक्सेस ऑफ वर्कर हो जाते हैं या इनसफिशिएंट नेचर ऑफ वर्कर अपॉइंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कंपनी ले ऑफ कर सकती है। तो कोई भी कंपनी अगर ले ऑफ करना चाहे तो उसमें सबसे पहले 50 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए, और हर वर्किंग डे के अंदर 12 महीने के अंदर वो एक दिन छटनी के ऑर्डर पास कर सकते हैं। मतलब एक ही बार कर सकती है पूरे साल में, 2-3 बार नहीं कर सकती। इस पूरे प्रोसेस के जो ड्यूरेशन होता है छटनी का, वो 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 45 डेज के अंदर ये छटनी का प्रोसेस, ले ऑफ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके लिए नोटिस दिया जाता है वर्कर को जिसको भी हटा रहे हैं आप काम से, और साथ में उसको कंपनसेशन दिया जाता है, मतलब जितना उसका सर्विस बचा है उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन दे देते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कोई सेकंड रिसोर्स होता है जहाँ पे उसको वर्कर को काम दे सके तो उसको वहाँ भेज दिया जाता है।
कभी भी कंपनी के अंदर दोबारा से अगर किसी वर्कर की अपॉइंटमेंट की जाती है या रिक्रूटमेंट किया जाता है, भर्ती की जाती है, तो सबसे पहले जो ये वर्कर है जो रिट्रैश हुए थे, जिनको नौकरी से निकाला गया था, उनको फर्स्ट चांस दिया जाता है भर्ती के लिए। अगर वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते तो फिर वो जो है दूसरे वर्कर की तरफ चला जाता है। तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, नोटिस होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, और एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके इस तरह के हम ले ऑफ कर सकते हैं। ले ऑफ या रिट्रेचमेंट इसको कह सकते हैं, जो छटनी वगैरह इसमें शामिल है। तो ये लगभग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला एक्ट है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस पर एक क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाता है एग्जाम में। तो मैटरनिटी एक्ट ये कब आया था? 1961 में आया था। इस एक्ट के अंदर क्या बताया गया? तो मैटरनिटी एक्ट में ये बताया गया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कौन से बेनिफिट मिलेंगे? अगर आपको कुछ याद है तो एक बार बताइए, प्रेग्नेंट वुमेन को कौन से बेनिफिट मिलते हैं? जब आप मैटरनिटी एक्ट करेंगे तो आपको एक तो प्रेग्नेंट वुमेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो कि प्रेग्नेंट वुमेन कौन है, उसकी प्रेगनेंसी को कैसे वो साबित करेगी और कैसे वो बेनिफिट लेगी, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले इस एक्ट का इंट्रोडक्शन 1961 में ही एक्ट आया था, जो लेबर लेजिस्लेशन के अंदर आता है, मतलब लेबर लॉ के अंदर आता है, जो सभी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग मदर को कवर करता है। लैक्टिंग मदर मतलब दूध पिलाने वाली माएँ और प्रेग्नेंट वुमेन्स को कवर करता है। यहाँ पे इनको पेड लीव्स का प्रोविजन दिया हुआ है। पेड लीव मतलब ये छुट्टी पे जाएंगे लेकिन फिर भी सैलरी लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में मातृत्व जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है। तो ऐसा ना हो एक वुमेन अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड समझे, ये समझे कि मैं माँ बन जाऊंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसको सोशल इनसिक्योरिटी से बचाने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कि अगर वो प्रेग्नेंट है और बच्चा पैदा कर रही है तो ये सम्मान की बात है, ये पूरे समाज का दायित्व है कि उसका ध्यान रखे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, जो माँ है उसके दिमागी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा जो है ना, पहले क्या होता था, अगर ये जब एक्ट नहीं आया था तो उससे पहले क्या होता था कि जो लोग औरतें होती थी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने को, वो प्रेग्नेंट होने से डरती थी। उनको ये पता था जैसे प्रेग्नेंट होंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कई बार वो 7-8 महीने की प्रेगनेंसी को भी छुपाने की कोशिश करती थी अपने एम्प्लॉयर से, और इस प्रेगनेंसी को छुपाने की वजह से कई क्रिटिकल इश्यूज आ जाते थे। बच्चे जो है घर में ही मरने शुरू हो गए, क्रूशल स्टेजेस आ गए। उन सबको बचाने के लिए एक्ट को लाया गया था। इसका मकसद यही था, और ये पूरे वर्ल्ड में पहले से लागू था इस तरह का एक्ट। इंडिया ने इसको 1961 में अडॉप्ट किया है। इसके अलावा वुमेन्स को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना, मतलब उनको ये तसल्ली देना कि आप काम पे नहीं आओगे तो भी आपका पैसा आपके घर पहुंच जाएगा, आपको किसी तरह की इकोनॉमिक स्कैर्सिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद भी मदर को जो है ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेक दिया जाएगा। मतलब 2 महीने तक तो वो आएगी नहीं ऑफिस जब बच्चा दूध पीने वाला होगा, और जब बच्चा आएगी वो ऑफिस तो जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाएगा या 2 साल का नहीं हो जाएगा तब तक वो हर 4 घंटे में दूध पिलाने का ब्रेक ले सकती है। प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसे देखो आदमियों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो औरतों को ये महसूस ना हो कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है, मतलब उनके साथ इतनी प्रॉब्लम है इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर है वो रिटेन रुके रहे, वो ड्रेन ना हो जाए, मतलब वो किसी और कंपनी में ना चले जाए, स्किल्ड वर्कर रहे। कंपनी की जो स्किल्ड फीमेल वर्कर है उनको रोकने के लिए भी इस तरह के उपाय किए जाते हैं। अब जब हमने कानून बना दिया तो सारी प्राइवेट कंपनियां तो इसको लागू नहीं करेंगे, जबकि ये प्राइवेट सरकारी हर तरह की कंपनी के ऊपर लागू है जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉय है। कम से कम 20 या उससे ज़्यादा वुमेन्स वर्कर है, वहाँ पर ये कानून लागू होता है। ठीक है, अब ये कानून लागू हो गया लेकिन हर वर्कर को बेनिफिट देने के लिए प्राइवेट कंपनी तैयार नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए हमने एक इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है, जो मैटरनिटी एक्ट के अंदर एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उस इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है? उस इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी है हर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी के अंदर जाके ये चेक करना कि कहीं पर भी किसी जो मदर है, जो लैक्टिंग मदर है, दूध पिलाने वाली माँ है, या जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको वो फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो अब पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंस्पेक्टर जो हमने बताया है इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट कर सकती हैं, और डिपेंड करता है सूटेबिलिटी ऑफ द एक्ट, मतलब जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे केंद्र सरकार कर देती है, और यूपी हो गया, पंजाब हो गया, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर को।
इस इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन में इसका जो बैकग्राउंड है वो किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो और ये लेबर लॉ की नॉलेज रखता हो। इसको करीबन लेबर लॉ के बारे में बेसिकली नॉलेज हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो लीगल लीगल एजुकेशन ली हो, ये नहीं, खाली लेबर लॉ के बारे में उसको पता हो। इसके जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो किसके पास है? तो इंस्पेक्टर की जो पावर की अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के पास है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है? इसका अपॉइंटमेंट भी होगा, इंस्पेक्टर आ गया, तो इसके पास पावर है किसी भी कंपनी में जाके उसके रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, उसके रजिस्टर को चेक कर सकता है, ताकि ये पता लगता रहे कंपनी अपनी जो लेडीज है उनको इस तरह की फैसिलिटी दे रही है नहीं दे रही। इसके अलावा ये किसी भी पर्टिकुलर इंसान की अगर कंप्लेंट आती है, फॉर एग्जांपल किसी लेडीज को कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, तो वो कंप्लेंट करेगी इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर जाके तुरंत उससे पर्सनली मिलकर एग्जामिन कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसको लगता है कि इस रजिस्टर में इस कंपनी से जुड़ी हुई कोई ज़रूरी जानकारी हो सकती है, उसको ये अपने कब्जे में ले सकता है। इसके पास पावर है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के किसी भी वर्क प्लेस के अंदर एंटर कर सकता है और वहाँ से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फाइल की कॉपी वो ले सकता है। इसके अलावा किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी डॉक्यूमेंट को ये चेक कर सकता है, जो भी इसको लगता है जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको सीज कर सकता है, मतलब अपने कब्जे में ले से जब्त कर सकता है। और इसके पास पावर है इंक्वायरी करने की, ये इंक्वायरी भी कर सकता है, रिपोर्ट सबमिट करा सकता है। इसके कई जगह पे एडवाइजरी लोग होते हैं जहाँ पे ये कंपनी और वर्कर को एजुकेट भी करता है कि इस तरह के मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं। अब जो लाइबिलिटीज है यहाँ पे एम्प्लॉयर की, मेथड ऑफ पनिशमेंट अंडर द मैटरनिटी, मान लो कि कोई मालिक है जो जानबूझ के किसी प्रेग्नेंट लेडी को बेनिफिट नहीं दे रहा और ये साबित हो गया कि उसने बेनिफिट नहीं दी, तो उसको सजा क्या मिलेगी? जब ऑफेंस है तो उसका पनिशमेंट भी होगा। तो पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट ये है, अगर पहली बात तो छुट्टी कितनी मिलेगी लेडीज को ये समझ लेते हैं। तो कम से कम 6 हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, या फिर मिसकैरेज हो जाए उसके बाद, और बिफोर जो है वो भी शायद 6 महीने ही है। अभी थोड़ी देर में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, फिर भी बताता हूँ याद आते ही। तो अगर किसी को पता है तो एक बार बता दो टोटल कितने, टोटल शायद 36 वीक की है, ऐसे कुछ है। सर जब नहीं, फर्स्ट बार जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद तक छुट्टी मिलती है, और सेकंड बेबी में 6-6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, तो और ये थर्ड में भी आपको 6 याद रख, हाँ 24 वीक। ये शायद 2 ही बेबीज तक मिलते हैं, शायद 2 बच्चों तक ही है। नहीं सर, फर्स्ट पे 8 हफ्ते की पहले और 18 हफ्ते की बाद में, हम्म। और सेकंड वालों को 6-6 हफ्ते की मिलती है, 6 हफ्ते पहले 6 हफ्ते बाद में, ऐसे करके। हाँ, मतलब अबॉर्शन मैक्सिमम के 2 बच्चों बेनिफिट तक भी ही मिल होते हैं। सकती है ना? नहीं सर, थर्ड पर भी मिलती है। अच्छा। और तो अगर हमने बेबी कोई अडॉप्ट किया हो, तो जिस दिन बेबी अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया है, उसके 6 हफ्ते के बाद हमें छुट्टी मिलेगी ठीक है, बेबी या मॉम तो को। ये आपको याद रखना पड़ेगा कितनी छुट्टियां मिल रही, टोटल करीब करीब 26 हफ्ते की छुट्टियां होंगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। अगर कोई भी मालिक इस तरह की छुट्टियां नहीं देता या देने से मना करता है, आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ जो है जुडिशियल इम्प्रीजमेंट का प्रोविज़न है, जिसमें उसको 3 महीने की कैद हो सकती है या फिर 1 साल तक का सजा हो सकती है, 3 महीने से लेकर 1 साल तक की, या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक हो सकता है। ठीक है। अगर कोई भी वुमेन जो अपनी मैटरनिटी के दौरान बेनिफिट लेना चाहती है तो उसका क्या प्रोसेस है? तो उस वुमेन को सबसे पहले जब भी उसको ये पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको पहले अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को एक वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, नोटिस, नोटिस देना पड़ेगा जिसमें वो रिपोर्ट लगाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये जो नोटिस है ये कब देने का है? इसमें कोई स्पेशल टाइम तो बताया नहीं है देने का, लेकिन ये जरूर बताया है कि बिफोर द लीव, छुट्टियां लेने से पहले वो कभी भी बता सकते हैं। लेकिन अगर वो मान लो छुट्टियां ले लेती है और उसके बाद इन्फॉर्म करती है तो कर सकती है बिफोर द डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी वो कर सकती है। अलग अलग प्रोविजंस इसके अंदर बता रखे हैं। पेनल्टीज क्या है? पेनल्टीज हैं कि अगर वो छुट्टी नहीं देता तो उसको क्या लगेगा, फाइन लगेगा, एम्प्लॉयर के ऊपर जो है उसको जेल सजा भी हो सकती है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, 3 महीने से लेके 1 साल तक की इसको जेल हो सकती है। और कंपनसेशन के लिए भी कोर्ट कह सकती है कि आप कंपनसेट करें इसका। तो मैटरनिटी बेनिफिट का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है और लगभग इसके ऊपर क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जाता है।
इस एक्ट के बेनिफिट किन मदर से छीने जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी मदर है जिससे इसके बेनिफिट छीने जाएं, मतलब उसको बेनिफिट ना दिया जाए? ये सभी वुमेन्स एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उनके हेल्थ के लिए होता है, ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी हेल्थ बनी रहे। इसके अलावा ये जो मैक्ट है, जो एक्ट है, ये बेनिफिट छीन भी सकता है। टिपिकली कब छीन सकता है? वुमेन एम्प्लॉय रिजल्ट टू लूज और फोर्टिफाइड द बेनिफिट। कंडीशन क्या क्या है? फेलियर टू गिव नोटिस। मान लो कि बिफोर डिलीवरी वो नोटिस देने में फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको कोई बेनिफिट नहीं देगा एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर की मर्जी के ऊपर आ जाता है, फिर वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर वो प्रेगनेंसी का कोई प्रूफ देने में फेल हो जाती है, मतलब उसे नोटिस तो दे दिया लेकिन प्रूफ नहीं दिया, तो प्रूफ भी देना जरूरी है प्रेग्नेंट होने का। डॉक्टर की कोई रिपोर्ट, कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ऐसी कोई चीज़ के थ्रू वो प्रूफ दे सकती है। मान लो कि वुमेन जो है छुट्टी लेके चली गई मैटरनिटी की, 26 हफ्ते करीब करीब छुट्टी पूरी हो गई, उसके बाद वो वापस आ गई, लेकिन वो आई नहीं, मतलब उसके बाद उसने नौकरी ही छोड़ दी, तो उस कंडीशन में जो बेनिफिट उसको दिया हुआ है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि जितना बेनिफिट उसने दिया है उसमें से कुछ परसेंट वो वापस ले सकता है। या फिर वुमेन्स का कोई डिसमिसल हो रहा है, मतलब दोबारा ज्वाइन करने के बाद उसका मिसकंडक्ट की वजह से उसको नौकरी से निकाला जा रहा है विद इन 2-3 मंथ रिजाइनिंग के, तो भी ये बेनिफिट जो है फोरफिट किए जा सकते हैं। या उसका मिसकैरेज हो जाए, तो आफ्टर प्रेगनेंसी के जो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर जो वुमेन्स होती हैं उनको इस तरह के बेनिफिट से प्रोहिबिट किया गया है। जैसे मान लो कि एक वुमेन के 5वें 6ठे बच्चे हो जाएं, 7 बच्चे हो जाएं, उस कंडीशन में फिर वो बेनिफिट, मेरे ख्याल से तो चौथे बच्चे में भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तीसरे में भी नहीं मिलता, शायद 2 ही के लिए रह गया है। तो इस सर तरह की बच्चा कंडीशन। जो लेडीज हम्म, 1 साल से कम जो जॉब पर आते हैं, जैसे 1 साल तक हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और कम से कम उसमें 90 दिन से अगर जॉब कर रहे हैं 80 दिन तक, तभी हमें ये बेनिफिट मिलेंगे, हाँ वरना नहीं मिलते हैं। हाँ, मतलब तुरंत अगर आप जॉब लगा लें प्रेगनेंसी के बाद तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अस्सी इसके दिन अलावा सर 90 दिन। हम्म, इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर मान लो और ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है महिला की डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये बताइए, मिलेंगे बेनिफिट? सर मिलेंगे। तो जिस डेट को उसकी डेथ हुई है ना, उस डेट तक के जो भी बेनिफिट होंगे वो मिलेंगे। और वो किसको मिलेंगे? उसका जो मतलब जो उसका लीगल हस्बैंड हायर या होगा। बच्चे। हाँ, उसका जो लीगल हायर होगा उसको मिल जाएंगे, यानी कि सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट मिल जाएंगे। अब इस बेनिफिट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका कोई इंश्योरेंस है वो हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ठीक है। और भी कोई कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट मिलने चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ, वो सारे बेनिफिट उसको मिल जाते हैं, जो भी लीगल हायर है या नॉमिनी है उसको। तो ये मैटरनिटी एक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो एक्ट है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। देखो, लेबर लॉ की क्लास में लग रहा है 2 दिन हमें कम से कम करनी पड़ेगी, तब ये लेबर लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, एक क्लास में कंप्लीट होना थोड़ा डिफिकल्ट है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर हम वेजेस की पेमेंट की बात करते हैं, जो 1936 में ये एक्ट आया था। यहाँ पे वेजेस और काइंड ऑफ वेजेस को डिफाइन किया गया है। मतलब वेजेस हमेशा कैश ही नहीं होता, और जो फैसिलिटीज मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे वेजेस में इंक्लूड होते हैं। तो वेजेस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक वर्कर को मिलने वाले सैलरी, अलाउंसेस या अदर बेनिफिट, जो भी बेनिफिट, जैसे मान लो कि वर्कर को एक फैसिलिटी दे रखी है कैब की, ऑफिस आने के लिए हमेशा टैक्सी दे रखी है, टैक्सी आएगी उसको लेके ऑफिस आएगी, तो वो कैब फैसिलिटी का जो बेनिफिट है वो भी उसकी सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो खुद जाता तो लोवेस्ट खर्चा जो होता है उसका, वो उसके बेनिफिट में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसको रहने के लिए कंपनी ने घर दे रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिस्पेंसरी दे रखी है, इंश्योरेंस दे रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब चीज़ें भी बेनिफिट है, वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा जो वेजेस है, उस वेजेस के टेन्योर को भी डिसाइड करता किया जाता है इसी एक्ट के अंदर। जैसे पेमेंट वर्कर को हमेशा टाइमली होनी चाहिए। टाइमली का मतलब है, अगर मंथली वेजेस है तो हर महीने के 7 तारीख तक या मैक्सिमम 10 तारीख तक वो पेमेंट हो जानी चाहिए वर्कर को। मतलब 7 तारीख बताया गया, वैसे 7 तारीख को अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो 10 तारीख तक आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद लेट करते हैं तो पेनल्टीज लग सकती है। जो पेमेंट है वेजेस की, वो जो यहाँ पे एप्लीकेबल है एक्ट के थ्रू परमिसेबल है, वो मंथली पेमेंट है, ठीक है, वीकली पेमेंट है,
डेली पेमेंट है या फिर फोर्थ नाइटली, हर चौथे दिन जो पेमेंट मिलती है वो पेमेंट सारी वेजेस कहलाती है। इसके अलावा पेमेंट का जो मोड है वो मोड हो सकता है कैश भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, पेटीएम, गूगल, ये सब हो सकता है। इन सबको सैलरी में जोड़ के देखा जाता है। अगर हम वेजेस के पीरियड को बात करें तो पीरियड के लिए जो वर्कर और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है वो मिलकर डिसाइड करते हैं वो कैसे लेगा सैलरी, मंथली लेगा, वीकली लेगा, फोर्थ नाइटली लेगा, ये सब चीज़ वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमने नियम तो बना दिए कि भाई अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं दोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आप वर्कर को जो फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो आपको जो है सरकार जो है फाइन लगाएगी, आपके ऊपर कुछ भी चीज़ लगा सकती है, एक्शन ले सकती है। लेकिन ये सब देखने के लिए कौन होगा? ये सब देखने के लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जिसे वेज इंस्पेक्टर कहते हैं। उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो जनरल कंडीशन के अंदर जो ये इंस्पेक्टर होता है जो वेजेस में अपॉइंट किया जाता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकेलिटी के अंदर, अपने जुडिक्शंस के अंदर चेक करने के लिए एक वेजेस के इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? वही, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसको लेबर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का, कॉमर्स का या इंडस्ट्री का होना चाहिए। नोटिफिकेशन जब भी इसकी अपॉइंटमेंट करनी होगी तो जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, उनके थ्रू सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इसके पास पावर्स क्या क्या है इंस्पेक्टर के पास, इसके पावर फंक्शन क्या है? तो ये कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, कंपनी के प्रेमिसेस में बिना परमिशन भी एंटर कर सकता है। इसके अलावा ये किसी भी कंप्लेंट के मिलने पर किसी पर्सन को एग्जामिन भी कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। इसके अलावा अगर इसको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर रजिस्टर में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है तो उस रजिस्टर को ये इम्पाउंड कर सकता है। ठीक है, ये इसको ज़्यादा जरूरी लगेगा तो ये पुलिस का असिस्टेंट भी ले सकता है, मतलब पुलिस से मदद ले सकता है, किसी को अरेस्ट करवाना हो या किसी चीज़ को जब्त करना हो, जांच पड़ताल करनी हो तो ये प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग की शुरुआत कर सकता है और ये डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की हर संभव कोशिश कर सकता है। इसके अलावा जो भी इसकी रिपोर्ट होगी इस डिस्प्यूट को लेकर ये गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ये एक इंस्पेक्टर के रूल है। हर जगह पे एक इंस्पेक्टर है, हर चीज़ को जब भी लॉफुली एप्लीकेबल किया जा सकता है जब उसका कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको वेजेस में से डिडक्ट किया जा सकता है और ये लॉफुल डिडक्शन कहलाती है? तो वेजेस में से डिडक्शन किए जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? फाइन, अगर वर्कर ने कोई भी मिसकंडक्ट किया, कहीं पर इलीगल कोई प्रैक्टिसेस की तो उसके लिए अगर आपने फाइन इम्पोज कर दिया तो उस फाइन को आप वेजेस में से काट सकते हो। अगर आपने डिडक्शन किया, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल सर डिडक्शन करा एम्प्लॉयर ने, क्यों किया डिडक्शन? क्योंकि आपने छुट्टियां कर ली थी। देखो जितनी छुट्टी अलाउड होती है छुट्टी तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा छुट्टियां करते हो तो आपकी सैलरी कट जाती है। आपकी वजह से कंपनी का कोई डैमेज हो गया या कंपनी को कुछ लॉस हो गया और वो आपकी नेग्लिजेंसेस की वजह से हुआ, लापरवाही की वजह से हुआ, तो कंपनी उस पैसे को आपकी सैलरी में से काट सकती है। इसके अलावा आपका कोई प्रोविडेंट फंड है या कोई अकाउंट खुला हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि उसके सैलरी में से काटकर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करा दे। इसके अलावा आपका कोई इनकम टैक्स बनता है तो टीडीएस भी काट सकता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास ये भी मतलब फैसिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काट के आपको बाकी पैसा दे सकता है। अगर मान लो कोई आपने लोन ले रखा है कंपनी से तो लोन की रिकवरी भी की जा सकती है। तो ये आपके वेजेस हो गए। इसके अंदर वेजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे बेसिक सैलरी आती है, डीएनएस अलाउंस आता है, हाउस रेंट अलाउंस आता है, ओवर टाइम पे कोई वेजेस मिल रहा है वो आएगा, कोई बोनस मिल रहा है वो आ जाएगा, कोई कमीशन मिल रही है, कोई और अलाउंस मिल रहा है, ग्रेजुटी मिल रही है, जो भी चीज़ मिल रही है एम्प्लॉयर से वो सब वेजेस के अंदर कवर हो जाती है। तो वेजेस का ये लगभग हमने कर ही लिए सारे टॉपिक वेजेस एक्ट में। वेजेस एक्ट में इतना ही है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आ गया अगर आप कर लेंगे तो आपका वेजेस एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1936। जो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये बताता है किस एम्प्लॉय को कब और कितना बोनस मिलना चाहिए और कौन है जो बोनस के लिए एलिजिबल है। तो ये एक्ट कहता है जिस भी कंपनी में 20 से ज़्यादा वर्कर हो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर को एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार बोनस मिलना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसके अंदर? जिस भी वर्कर ने एटलीस्ट कंपनी में 30 दिन काम कर लिया हो वो बोनस लेने के एलिजिबल हो जाता है। आप कौन से अमाउंट पे बोनस देंगे? तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में वर्कर की भी मेहनत जुड़ी हुई है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था
कि प्रॉफिट पे अधिकार वर्कर का है, लेकिन छीन के कौन ले जाता है? मालिक ले जाता है। मालिक उसके कमाए हुए प्रॉफिट पे अय्याशी करता है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसी चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए बोला है कि भाई वर्कर को भी थोड़ा सा बेनिफिट दे दो, जब कंपनी फायदे में जा रही है तो उसको बोनस, जैसे जनरली इंडिया में दिवाली पे बोनस दिया जाता है हर एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दिवाली के आसपास सबको बोनस मिलता है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार देना जरूरी होता है। जो बोनस होता है वो कितना परसेंट देंगे? तो जो आपकी बेसिक सैलरी है और प्लस आपके एलोकेबल सरप्लसेस हैं, मतलब बेनिफिट हैं जो सैलरी के साथ जुड़ते हैं, उनका 8.33% जो आपका एनुअल वेजेस है उसका आपको मिलना चाहिए बोनस। फॉर एग्जांपल एक महीने की सैलरी आपकी 10,000, तो एक साल की सैलरी हो गई आपकी 1,20,000। 1,20,000 का 8.33% आपको अलाउंस बोनस मिलना चाहिए, ये लॉ कहता है। इसमें एक सेट ऑफ और सेट ऑन रूल है। सेट ऑफ और सेट ऑन रूल ये कहता है कि जो भी लॉसेस होंगे कंपनी को, फॉर एग्जांपल पिछले साल लॉस हुआ था लेकिन इस साल प्रॉफिट हो गया, तो वर्कर ये कहेगा भाई पिछले साल तो लॉस हुआ था, आपने मुझे बोनस दिया नहीं, इस साल तो दे दो, इस साल प्रॉफिट हुआ है। तो नहीं, सबसे पहले प्रॉफिट में से पिछले साल के लॉसेस को माइनस किया जाएगा, उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो उसमें से बोनस दिया जाएगा। तो कंपनी पहले अपने लॉस को रिकवर करेगी, उसके बाद बोनस देगी। अब क्या मिनिमम बोनस का कोई क्राइटेरिया है? तो मिनिमम बोनस का क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर बताया 8.33% मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए एक अकाउंटिंग ईयर के जो वेजेस है। तो क्या मैक्सिमम बोनस का भी कोई क्राइटेरिया? तो डेफिनेटली है। मैक्सिमम बोनस के लिए बोला गया 20% ऑफ सैलरी जो है वो मैक्सिमम अलाउड है बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए। क्या बोनस के टाइम पे किसी चीज़ को एग्जाम्प्ट भी किया जाता है? तो ऐसे जो भी गेन है वर्कर के उनको वेजेस में जोड़ कर नहीं देखेंगे। जो किसी महीने होगा, जैसे ओवर टाइम किसी महीने किया, किसी महीने हर महीने थोड़ा करेगा, तो उनको वेजेस में इंक्लूड नहीं करते जब हम बोनस की पेमेंट निकालते हैं। तो ये बोनस हो गया आपका। किस सरकमटेंसेस में जो वर्कर है वो बोनस लेने के लिए एलिजिबल होगा? तो एलिजिबल कब होगा? जब उसने कम से कम 30 दिन उस कंपनी में काम किया हो, मतलब 1 महीना, तो वो वर्कर बोनस लेने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस मिलेगा, लॉस पे तो मिलेगा ही नहीं। और बोनस में वही प्रॉफिट आएगा जो एलोकेबल सरप्लस है, जो कंपनी का सारे मतलब एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो बचता है। और बोनस की कैलकुलेशन में 8.33 मिनिमम बोनस और 20% मैक्सिमम बोनस। इसके अलावा जो बोनस है उसके अंदर जो कंपनी अपने सेट अप और सेट ऑन रूल को भी फॉलो करती है, यानी कि पिछले साल के लॉसेस और प्रॉफिट को जोड़कर बोनस निकाला जाता है। अब ऐसे कौन से वर्कर है जिनको बोनस लेने का अधिकार नहीं है? तो ऐसे वर्कर होते हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर, जो कंपनी में डेली वेजेस पे काम करते हैं। ये परमानेंट लेबर नहीं होते कंपनी के, ये टेम्पररी लेबर होती है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने अपॉइंट की होती है। तो इसीलिए इनको बोनस भी नहीं मिलता है, चाहे टेम्पररी लेबर 2 महीने से ही क्यों ना काम कर रही हो कंपनी के अंदर, तो भी इनको बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और एक्ट है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। जो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ये कहता है कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। अब कंपनसेशन क्यों मिलेगा? देखो, मान लो काम करते करते कोई मिसहैपनिंग हो गई, उस मिसहैपनिंग की वजह से कोई चोट लग गई, डिसेबिलिटी हो गई, डेथ हो गई। और डिसेबिलिटी भी 2 तरह की होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्पररी डिसेबिलिटी। परमानेंट में वर्कर हमेशा के लिए ऐसा हो गया कि वो कभी काम ही नहीं कर पाएगा, परमानेंटली डिसेबल हो गया। टेम्पररी में ये है कि मान लो हाथ पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, 2 महीने घर पे रहेगा, प्लास्टर चलेगा, 2 महीने बाद जब प्लास्टर खुल जाएगा तो वो अपने काम पे वापस आ सकता है। तो ये टेम्पररी डिसेबिलिटमेंट है। या मान लो उसको कोई ऐसी वर्क रिलेटेड डिसीज, जैसे टीबी वगैरह के रोग लग गया उसको, जिस जिस कंडीशन में वो काम कर रहा था, तो वहाँ पे उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका खर्चा, उसका रेस्ट सारा कंपनी उठाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वर्कमैन कंपनसेशन इसलिए बनाया गया है कि वर्कर को होने वाले वर्क रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए एक और चीज़ है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनसेशन ले सकते हैं, उस एम्प्लॉय के लिए क्या बोला गया है इसमें? तो वो एम्प्लॉय कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, इंडस्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। दूसरा, जो इंजरी हो रही है उनको, वो इंजरी टेम्पररी हो, परमानेंट हो, या वर्क रिलेटेड इंजरीज होना जरूरी है, मतलब काम से जुड़ी हुई इंजरी जरूरी है। ये नहीं कि वर्कर घर पे चोट लग गई और बोला मुझे कंपनसेशन दे दो, तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के स्कोप को देखते हुए भी इंजरी को कवर किया जा सकता है। जो डेंजरस जॉब है, जहाँ पे पता है कि भाई आप इस काम को करोगे तो चोट लगेगी, वहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने वाली टीम है, वो जब फील्ड पे जा रही है तो उसको पता है कि जब वो फील्ड पे है तो किसी भी समय, किसी भी तरह से उसको बॉल से चोट लग सकती है,
मान लो बैट्समैन ने हिट किया और जाके किसी फील्डर के चेस्ट पे लग गया, तो उसको बहुत तेज चोट लगेगी क्योंकि इतनी तेज शॉट आया, लेकिन उसके लिए वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता क्योंकि उसको पता है कि वो जानबूझ के किसी खतरे को मोल ले रहा है। इसके अलावा अगर किसी वर्कर का डेथ हो जाए, काम करते करते उसकी मौत ही हो जाए, तो उसके जो डिपेंडेंट होंगे उसको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनी जितना कंपनसेशन उसके रूल्स में लिखा होगा उतना कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनको उस दौरान मतलब कंपनसेट किया जरूरी होता है जब वो वर्क रिलेटेड इंजरी से प्रभावित है और घर पे बैठे हैं और किसी तरह की कमाई नहीं कर पा रहे, तो उस दौरान जो कंपनी उनको हेल्प करती है तो उनका जीवन बचता है, उनके परिवार के जो खर्चे हैं वो चल पाते हैं। टेम्पररी में यही हुआ कि जितने महीने वो घर रहेगा उतने महीने उसका सारा दवाइयों का खर्चा, उसके सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब मैनेज करेगी कंपनी, उसके सारे फैमिली खर्चे उठाएगी कंपनी। और परमानेंट अगर आपको डिसीज हो गई, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, हमेशा के लिए दोनों हाथ कट गए मशीन में आके, तब आप कोई काम कर ही नहीं सकते, तो पूरा जीवन का खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। फिर कंपनी आपको लॉन्ग टर्म कंपनसेशन देगी जिसमें हमेशा मिलने वाला पैसा भी हो सकता है और वन टाइम मिलने वाला पैसा भी हो सकता है। नेशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉय परमिसेस, इसके अंदर एक वो है डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि वर्क प्लेस कौन सा है, यहीं पर बोला ना बार बार कि जो वर्क प्लेस पे चोट लगेगी केवल उसको कवर किया जाएगा। तो किस चीज को वर्क प्लेस बोल सकते हैं या कौन सी ऐसी जगह है जो वर्क प्लेस है? तो वर्क प्लेस के डेफिनेशन में बोला गया है कि जहां पर वर्कर वर्किंग आवर्स के दौरान प्रेजेंट हो वो वर्क प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्समैन है, वो कंपनी के लिए सेल्स करता है, अलग अलग स्टेट जाता है, वो कंपनी के काम से बॉम्बे गया हुआ था और बॉम्बे में वो एक मीटिंग करके रात को अपने होटल वापस आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में कंपनी उसको वर्क प्लेस मानेगी। क्यों? क्योंकि उस समय भी वो कंपनी की ड्यूटी पूरी कर रहा था, इस वजह से। अगर मान लो वो कंपनी की ड्यूटी पूरी करके दिल्ली वापस आ रहा है और रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया, डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में भी कंपनी उसको वर्कर मानेगी और वर्कर वर्किंग कंडीशन के दौरान मतलब वर्किंग में प्रेजेंट मानेगी। एट प्रेजेंट वो जॉब ही कर रहा था कंपनी की, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहा हो या वो रोड से आ रहा हो तो भी, तो वो कवर हो जाएगा वर्कर इंजरी की, मतलब वो परमानेंट डिसेबिलिटी की जो कंपनसेशन है वो उसको मिलेगी। इसके अलावा कोई स्पेशल असाइनमेंट कंपनी किसी वर्कर से करा रही है, जैसे किसी केमिकल की टेस्टिंग करा रही हो, किसी नए बने हुए जो बम बंदूक तोहफा हो उसको टेस्ट करवा रही है, उसमें चोट लगने की संभावना है वर्कर को, तो उस कंडीशन में भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। आप बच नहीं सकते कहकर कि ये कंपनी का काम नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि टोटल डिसेबिलिटमेंट में दो तरह के डिसेबिलिटी है ना, टेम्पररी और पार्शियल, इनमें क्या फर्क है? टेम्पररी, पार्शियल और परमानेंट, तीन के अंदर फर्क पूछ लेता है कि टेम्पररी डिसेबिलिटमेंट क्या होती है, पार्शियल डिसेबिलिटमेंट क्या होती है और परमानेंट डिसेबिलिटमेंट क्या होती है, ये आपसे पूछ लेता है। तो ये भी एक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों तरह के कंपनसेशन आपको करने पड़ेंगे, एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है सर आप, हाँ इसमें जी, वो लिख सकते हैं हम इसमें केस लॉ लिख सकते हैं गोपाल गैस वाला। हाँ लिख सकते हैं, ओलियम गैस लीक भी लिख सकते हो आप। सर ठीक है मिनरवा मिल, हाँ पार्शियल में क्या आया सर? पार्शियल डिसीज देखो, एक तो टेम्पररी है, एक परमानेंट है, एक होते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब आपकी वर्क एफिशिएंसी लो हो गई। फॉर एग्जांपल आपके हाथ की दो उंगलियां कट गई, आप काम अब भी कर सकते हो लेकिन उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहे, आपकी एफिशिएंसी लो हो गई, जी सर। ये पार्शियल है। आप डिजेबल भी नहीं हुए, ना टेम्पररी ना परमानेंट, लेकिन आपकी एफिशिएंसी लो हो गई उस वजह से। तो इसमें आप दो तीन ही एक्ट और बचे होंगे, वो और मैं एक दिन करा दूंगा आपको, तो फिर लेबर लॉ का कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका कंपनी लॉ करा देंगे पहले, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर आपका आने वाला है इसके बाद, तो कंपनी लॉ के रिवीजन कराते हैं। कुछ और आपको पूछने कोई आपकी क्वेरीज हो किसी की? चलिए कोई क्वेरी नहीं है तो क्लास कंप्लीट है यहाँ पर।